हॉलीवुड और पॉप कल्चर ने सालों से एक बहुत टॉक्सिक कॉन्सेप्ट को रोमांटिसाइज किया है, द नाइस गाय। एक ऐसा शर्मीला, सोशली ऑकवर्ड लड़का जो एक लड़की को दूर से ही प्यार करता है। हम ऐसी मूवीज देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उसका परसिस्टेंस और उसका ऑब्सेशन उसके प्यार का पूरा प्रूफ है, लेकिन रियलिटी में ये ऑब्सेशन क्यूट नहीं होता, ये होता है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। करी बेकर की 2026 इंडी मास्टरपीस ऑब्सेशन इस पूरे रोमांटिक फिल्टर को उठाकर सीधा डस्टबिन में डाल देती है। ये इस साल की सबसे टेरिफाइंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भूत या जंप स्केयर्स हैं, ये इसलिए डार्क है क्योंकि ये सीधा उस नाइस गाय ट्रोप को वेपनाइज करती है। एक लड़का, एक सुपर नेचुरल विश और एक ऐसी टॉक्सिक इन्फैक्चुएशन जिसने फ्री विल को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। इस मूवी में असली मॉन्स्टर वो लड़की नहीं है जो एक डिमोनिक फोर्स से पजेस होती है। इसमें असली मॉन्स्टर वो लड़का है, वो कावर्ड जिसने अपनी इनसिक्योरिटी के चलते हुए उस विश को मांगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंडी यूट्यूबर टर्न डायरेक्टर ने इस साल की सबसे एगनाइजिंग और अनकंफर्टेबल हॉरर फिल्म बना दी। कैसे प्यार जब पजेसिव हो जाता है तब वो एक लिटरल नाइटमेयर बन जाता है। वेलकम टू पॉप कल्चर, लेट्स डिस्कस द एब्सोल्यूट मैडनेस ऑफ ऑब्सेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस मूवी का डायरेक्टर हमें ट्रिक कैसे कर रहा है। फर्स्ट एक्ट में करी बार्कर इस मूवी को एक ऑकवर्ड इंडी डार्क कॉमेडी की तरफ फ्रेम करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है बियर। अगर आप बियर को सरफेस लेवल पर देखो तो आपको उसके लिए तरस आएगा। वो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है, फिजिकली नॉन थ्रेटनिंग लगता है और अपनी कोवर्कर निकी के लिए ऑब्सेस्ड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्टर हमें स्टार्टिंग से हिंट्स दे रहे हैं कि बियर का प्यार निकी के लिए जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं है, इट्स प्योर एंटाइटलमेंट। बियर निकी को एक कॉम्प्लेक्स इंसान की तरह नहीं देखता जिसके अपने फ्लॉज और अपने सपने हैं। वो उसे एक ट्रॉफी समझता है, एक ऐसा प्राइज जो उसे मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ नाइस बिहेव करता है। उसे बस यही समझ आता है कि अगर तुम एक लड़की के साथ नाइस बन के रहोगे तो वो तुम्हारे साथ प्यार में पागल हो जाएगी। बियर कोई अल्फा मेल प्रेडेटर नहीं है, वो एक कावर्ड है। वो निकी से डायरेक्ट बात करने की या रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं जुटा पाता और सोसाइटी ऐसे लड़कों को हार्मलेस मान करके इग्नोर कर देती है। पर बेयर की डेस्परेशन तब लाइन क्रॉस कर जाती है जब उसे लगता है कि निकी उसे नेचुरली कभी नहीं मिलेगी, तो वो एक शॉर्टकट लेता है जाने अनजाने में। बेयर निकी को एक पेंडेंट गिफ्ट करना चाहता था बट उस स्टोर पे उसे अच्छा पेंडेंट तो नहीं मिलता, बट उसका ध्यान जाता है टुवर्ड्स वन विश विलो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर तुम यूज़ करो तो तुम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो और एटलीस्ट उस पर ऐसा एडवर्टाइज्ड है। तो बेयर फॉर फन उसे खरीद लेता है निकी को गिफ्ट करने के लिए, पर फिर उसके अंदर का कावर्ड वो गिफ्ट निकी को नहीं दे पाता। आउट ऑफ डेस्परेशन बेयर वो विश खुद के लिए मांग लेता है कि निकी उसके प्यार में पागल हो जाए, दैट शी गेट्स ऑब्सेस्ड विथ हिम। पर यहाँ हमें रुक करके एक साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फैक्ट समझना होगा। लव विदाउट फ्री विल इज नॉट लव, इट इज़ अ हॉस्टेज सिचुएशन। अगर आप किसी इंसान का कंसेंट फोर्स से छीन लेते हो तो आप उसे एक पार्टनर नहीं बल्कि एक स्लेव बना रहे हो। और यहाँ से मूवी एक कम्प्लीटली डार्क टर्न लेती है। हॉरर और माइथोलॉजी में एक बहुत कॉमन रूल है, द मंकीज पॉ। यू गेट एग्जैक्टली वॉट यू आस्क फॉर बट इन द एब्सोल्यूट वर्स्ट मोस्ट एगनाइजिंग वे यू कैन गेट इट। जब बियर वन विश विलो का यूज़ करता है उसका लॉजिक बहुत सिंपल था, ही वॉन्टेड निकी टू गेट ऑब्सेस्ड विथ हिम एंड ऐसा हो जाता है। डिस्पाइट ऑफ हिम थिंकिंग ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा, वो एक्चुअली में ऐसा हो जाता है। निकी बेयर को वहीं से अटेंशन देना शुरू कर देती है, वो उससे प्यार कन्फेस करती है और स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स बेयर उससे खुश भी होता है। उसे लगता है कि उसकी फैंटेसी पूरी हो गई, लेकिन करी बेकर यहाँ ब्रिलियंट विजुअल स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। जैसे ही निकी बेयर की आंखों में देखती है ऑडियंस को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो निकी नहीं है। निकी की आंखें कंप्लीटली डेड और वेकेंट लगती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिजिड हो जाती है। वो एक्चुअली बेयर से प्यार नहीं करती, उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ एंटिटी आ जाती है जो उसे कंट्रोल करती है। और ये मूवी के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में हमें दिखता भी है जब एक्चुअल निकी स्नैप इन स्नैप आउट करती है। और जब ये ऑब्सेशन बिना किसी ह्यूमन बाउंड्री के बाहर आता है तो वो एक रोमांस नहीं, एक अग्रेसिव सफोकेटिंग अटैक बन जाता है। यहाँ मूवी का डायनामिक वायलेंटली फ्लिप हो जाता है। अब तक बियर एक स्टॉकर था जो उस लड़की को दूर से देखता था, पर अब बेयर शिकार बन चुका है और निकी एक प्रेडेटर। वो बेयर के आसपास कॉन्स्टेंटली रहती है, उसको अपना 100% अटेंशन भी देती है। टेक्निकली देखा जाए तो बेयर ने एग्जैक्टली यही मांगा था, पर जब वो विश रियलिटी बनती है तो बेयर की असलियत बाहर आती है। बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो डर जाता है क्योंकि बेयर को निकी से एक्चुअली प्यार था ही नहीं, उसे सिर्फ उस पावर और वैलिडेशन से प्यार था जो निकी उसे दे सकती थी। जैसे ही निकी एक सबमिसिव ट्रॉफी से एक डार्क अनकंट्रोलेबल फोर्स बनती है, बियर की मर्दानगी और उसका नाइस गाय मास्क
कंप्लीटली शैटर हो जाता है। उसने एक इनोसेंट लड़की को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो डेमोनिक फोर्स उसके ही पीछे आने वाली है। अब आते हैं हार्डकोर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पे। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक नॉर्मल हॉरर मूवी और एक मास्टरपीस के बीच का डिफरेंस यही होता है। अगर आप एक स्टैंडर्ड स्लैशर मूवी देखो तो विलन हमेशा एक मास्क लगाकर और एक नाइफ लेकर घूमता है, पर ऑब्सेशन में वेपन बेयर की खुद की टॉक्सिक डिजायर है। करी बेकर ने हॉरर को फिजिकल से हटाकर प्योरली क्लॉस्ट्रोफोबिक बना दिया है। जैसे ही स्पेल पूरी तरह टेक ओवर करता है, सिनेमैटोग्राफी भी साथ में कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। कैमरा एंगल्स डेलिबरेटली बेयर पे टाइट और क्लोजअप रहते हैं। डायरेक्टर चाहते हैं कि ऑडियंस भी वही सफोकेशन फील करे जो बेयर फील कर रहा है। निकी का प्यार एक लिटरल फिजिकल अटैक की तरह लगने लगता है। बेयर ने सोचा था कि अब वो निकी को कंप्लीटली कंट्रोल करेगा, पर जब निकी वायलेंटली पॉसेसिव बन जाती है तो वो बियर की लाइफ का हर एक एस्पेक्ट हाईजैक कर लेती है। उसका फोन, उसका घर, उसकी पर्सनल स्पेस। निकी जो उसके साथ कर रही है बिना बाउंड्रीज के उसकी लाइफ में घुसना, ये टेक्निकली वही चीज है जो स्टॉकर्स करते हैं। करी बेकर ने लिटरली स्टॉकर और विक्टिम के रोल्स को रिवर्स कर दिया है और यहाँ बेयर की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज होती है। जब एक नाइस गाय को एग्जैक्टली वही मिलता है जो वो मांगता है, तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ वो डील कैसे करे। उसके पास किसी एक्चुअल रिलेशनशिप को हैंडल करने की इमोशनल मैच्योरिटी थी ही नहीं। उसे एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नहीं चाहिए था, उसे एक पेट चाहिए था, जस्ट लाइक हिज कैट दैट डाइड। जैसे निकी बहुत वायलेंट हो जाती है तो बेयर का पूरा वर्ल्ड व्यू ही क्रैश हो जाता है। बेयर डेस्परेट हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसने एक ऐसी आग लगा दी है जिसे वो खुद भी नहीं बुझा सकता, चाह कर भी नहीं। वो भागने की कोशिश करता है। वो वन विश विलो की विश को रिवर्स करने के तरीके ढूंढता है, लेकिन एक अनसेड रूल है, अब बिना कोई पेनल्टी पे किए इस सिस्टम को चीट नहीं कर सकते। एक ऐसी शैडो एंटिटी रिलीज हो चुकी है जिसके बारे में बेयर को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सुपरनैचुरल रूल्स कभी झूठ नहीं बोलते। जब आप इतनी मैसिव स्केल पे फ्री विल और नेचर के लॉस को मैनिपुलेट करते हो तो एक रिएक्शन फॉर्म होता है। बेयर को रियलाइज होता है कि स्पेल को सिंपली कैंसिल नहीं किया जा सकता। वन विश विलो ने निकी की आत्मा को रिप्लेस कर दिया है और वो एंटिटी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो बेयर को पूरा कंज्यूम नहीं कर लेती। और इसके बाद जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग है। जब बेयर को समझ आता है कि वो ट्रैप हो चुका है तो वो एक लास्ट पैथेटिक अटेम्प्ट करता है एस्केप करने का। पर निकी कोई माइंडलेस ज़ॉम्बी नहीं है, वो एक हाईली इंटेलिजेंट सुपरनैचुरल एपेक्स प्रेडेटर बन चुकी है। निकी बेयर के दोनों दोस्तों को मार देती है। वो बेयर को कॉर्नर करती है, उसके दिमाग के साथ खेलती है। वो उसे रियलाइज करवाती है कि बेयर ने खुद निकी के अंदर के मॉन्स्टर को इनवाइट किया था। इन सब का यूज करके वो एक ऐसी एंजाइटी क्रिएट करते हैं जो ऑडियंस के दिमाग को फिजिकली एग्जॉस्ट कर देती है। उसका घर जो उसकी सेफ स्पेस था वो उसकी कब्र बन चुका था। क्लाइमैक्स एक मैसिव सीजीआई बैटल नहीं है, ये एक ब्रूटल इंटीमेट एग्जीक्यूशन है। बेयर जो कल तक अपने दिमाग में एक रोमांटिक हीरो था, वो अपनी जान के लिए रो रहा होता है, भीख मांग रहा होता है। पर ट्रेजेडी ये है कि उसको सुनने वाला कोई नहीं बचा। उसने खुद को सोसाइटी से आइसोलेट कर लिया था अपने ऑब्सेशन के चक्कर में। वो अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है और एंड में पिल्स का ओवरडोज करके वो अपनी जान खुद ले लेता है। जब बेयर अपनी जान ले लेता है उसके बाद निकी फाइनली फ्री हो जाती है। वो एंटिटी बेयर के साथ मर जाती है एंड निकी कम्स बैक टू हर ओन सेल्फ। और यही वजह है कि करी बेकर की ऑब्सेशन इतनी टेरिफाइंग क्यों है। देखो, एक स्टैंडर्ड मूवी में विक्टिम एक इनोसेंट इंसान होता है, पर यहाँ विक्टिम ही असली विलेन था। बेयर के साथ जो होता है वो देखकर एक मिक्स सी फीलिंग आती है। एक तरफ टेरर है और एक तरफ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इट इज प्योर कर्मा। यहाँ बेयर के लिए चीयर नहीं करते। करी बेकर ने परफेक्टली दिखाया है कि कैसे एक सेल्फ इंटाइटलमेंट से भरा हुआ इंसान अपना ही डिस्ट्रक्शन खुद अपने हाथों से लिखता है। अगर मूवी ने बेयर को एक अंडरडॉग की तरह ट्रीट किया होता तो मूवी एक मैसिव फेलियर होती। पर उन्होंने हॉरर जंप स्केयर्स में नहीं बल्कि एक इनसिक्योर आदमी की छुपी हुई सिक मेंटालिटी में दिखाया। आपको क्या लगता है, क्या बेयर का एंड उसके एक्शंस के हिसाब से जस्टिफाइड था या करी बार्कर ने एंडिंग को थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया? क्या नाइस गाय ट्रोप सच में इतना टॉक्सिक है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।